ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। देहरादून से खबर, जहां पर बीजेपी मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्गों की कार्यशाला का आयोजन है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रदेश में आयोजित होंगे प्रशिक्षण वर्ग। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण देने वालों के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रशिक्षण वर्ग की बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कार्यशाला का शुभारंभ किया है। प्रशिक्षण देने वालों के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन। देहरादून से एक खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कार्यशाला का शुभारंभ किया और यहां पर 10 अक्टूबर से ये कार्यशाला शुरू हो रही है, जो कि 10 नवंबर तक चलेगी, जहां पर प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडलीय प्रशिक्षण वर्ग इनाम रखा गया है और प्रशिक्षण वर्ग की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। बीजेपी मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्गों की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक यह प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला चलेगी। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक यह कार्यशाला चलेगी, किस तरीके से यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या गुण सिखाए जाएंगे? देखिए, बीजेपी का ये प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इसमें चूंकि मंडल स्तर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के कार्यक्रम रहेंगे पूरा 1 महीना, और उसके तहत प्रशिक्षण के लिए जिन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई जा रही है उनकी कार्यशाला आज हो रही है और उनको यानी पार्टी की नीतियों के हिसाब से उनको जानकारियां दी जा रही हैं और नीचे कैसे कार्यकर्ताओं तक वो बात पहुंचानी है, फिर कार्यकर्ताओं को जनता के द्वार तक किस तरीके से जाना है, ये तमाम एजेंडा बैठक में कार्यशाला में और आगे के जो प्रशिक्षण वर्ग रहेगा उसके लिए है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि भारत सरकार के कामकाज, मोदी सरकार के कामकाज और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर के बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, लेकिन पिछले कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाए थे बीजेपी के। और अब चूंकि धीरे धीरे अनलॉक में सारी गतिविधियां सुचारू रूप से होने लगी हैं, इसमें भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज उन कोरोना के जो एसओपीज उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाई जानी है। तो लिहाजा बीजेपी ने अब इस कार्यक्रम को शुरू किया है और आज इसकी जो प्रशिक्षण देने वाले जो पदाधिकारी हैं उनकी कार्यशाला आज हो रही है और उसके बाद 10 अक्टूबर से सब मंडल स्तर पर जाकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों के तहत उनको जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी इस बीच में कि कहाँ और किस तरीके से आगे अगले में 1 महीने तक कार्यक्रम चलने हैं, वो प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को इकट्ठे होंगे ताकि नीतियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। और कहीं अगर विपक्ष कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रही है तो उनको सही से जवाब दिया जा सके, सही जानकारी दी जा सके और विपक्ष के जवाब के लिए भी तैयार किया जाए। ये तमाम एजेंडा बैठक में इस कार्यशाला में है जो आगे नीचे तक जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं राज्य में 4 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। आईपीएस पी मुरुगेशन, इसके अलावा आईजी मुख्यालय के साथ प्रभारी एडिटिक का भी चार्ज दिया गया। एपी अंशुमन को आईजी आईटी के साथ अभिसूचना का भी चार्ज दिया गया है। आईपीएस मणिकांत मिश्रा को एसपी सीआईडी से एसपी जिला बागेश्वर बनाया गया। पीपीएस चंद्रमोहन सिंह को एसपी सतर्कता से एसपी सीआईडी बनाया गया। आईपीएस पी विनय कुमार का भारत सरकार में
उनको नियुक्ति दी गई है। एडीसी के पद पर नियुक्ति हुई है, रचिता जुएल की नियुक्ति हुई थी। तो ये आईपीएस हैं जिनको प्रमोशन दिया गया या फिर जिनका जगह बदली गई है। फिलहाल एडीसी के पद पर नियुक्त हुई थी रचिता जुएल। तो देहरादून में चार राज्यों के अंदर 4 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, 4 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, क्या जानकारी, क्यों इनके ट्रांसफर किए गए? देखिए, ये 2 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, उनको नई जिम्मेदारियां मिली। एक सबसे अहम है इसमें आईपीएस पी विनय कुमार जो एडीजी पोस्ट पर हैं, और उनको भारत सरकार में जो खुफिया विभाग है उसमें उनको नियुक्ति पर भेजा गया है। तो लिहाजा वो अगले कुछ दिन में ज्वाइन करेंगे, यहाँ से रिलीव हो गए हैं। और उनकी जगह ये 3 पद वो संभाल रहे थे, उनकी जगह फिर दूसरे अफसरों को। तो मणिकांत मिश्रा है आईपीएस, वो अभी हाल में ही वो पीपीएस से आईपीएस में उनका प्रमोशन हुआ है, और वो अभी सीआईडी एसपी के तौर पर थे, तो उनको बागेश्वर का अधिकारी बनाया गया है। मणिकांत मिश्रा काफी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, और इसीलिए उनको सीआईडी की जिम्मेदारी दी गई थी। अब उनको बागेश्वर का बनाया गया है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज निधन हो गया। 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर दुख जताया है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हर कदम पर खड़े होने वाले व्यक्ति, फिलहाल आज 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। काफी समय से बीमार थे। इस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दुख जताया गया। उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनेता आदरणीय जसवंत सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला। जसवंत सिंह जी लोकप्रिय जननेता और कुशल प्रशासक थे। वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करे। ओम शांति। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ट्वीट किया गया और अपने संवेदनाओं को उन्होंने परिवार के प्रति प्रकट किया। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बने अनिल बलूनी बीजेपी संगठन ने की राज्यसभा सांसद की नई नियुक्ति। अनिल बलूनी ने पीएम मोदी का जताया आभार। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आभार जताया गया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मित्रों, मेरी पार्टी द्वारा मुझे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पुनः मीडिया प्रमुख पद पर सेवा का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी सहित पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आप सभी मित्रों के फोन और सोशल मीडिया माध्यम से शुभकामनाएं मिली। मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कामना करता हूं कि आपका स्नेह और सहयोग पूर्ववत मुझे मिलता रहेगा। ये अनिल बलूनी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा गया। तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने मसूरी के पास हाथी पांव के जॉर्ज एवरेस्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जॉर्ज एवरेस्ट में कार्टोग्राफिक म्यूजियम के निर्माण के संबंध में सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जॉर्ज एवरेस्ट के निरीक्षण के दौरान उनके साथ सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सचिव पर्यटन ने बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट में एक कार्टोग्राफिक संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है और इस संबंध में शीघ्र ही सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किए जाएंगे। म्यूजियम का निर्माण होगा, जॉर्ज एवरेस्ट में होगा कार्टोग्राफिक म्यूजियम का निर्माण। सचिव पर्यटन ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। तो सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने यहां पर निरीक्षण किया। जॉर्ज एवरेस्ट के अंदर होगा कार्टोग्राफिक म्यूजियम का निर्माण। सचिव पर्यटन ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। तो जॉर्ज एवरेस्ट में होगा कार्टोग्राफिक म्यूजियम का निर्माण। आपको बता दें कि ये
एक अलग तरह का म्यूजियम रहेगा और सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सचिव पर्यटन ने यहां पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे उनको निर्देशित किया गया कि किस तरीके की यहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने विधायक को नोटिस दिया है। आपको बता दें कि लोहाघाट से विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को नोटिस दे दिया गया। विधानसभा में कार्यस्थगन के तहत मामला उठाने को माना अनुशासनहीनता। बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने नियम 58 के तहत सदन में मामले का नोटिस दिया है। बीजेपी महामंत्री और कार्यालय प्रभारी कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किया। विधायक ने मानसून सत्र में अपने क्षेत्र की जौल जीबी टनकपुर सड़क का मुद्दा उठाया था। विधायक से हफ्ते भर में जवाब दाखिल करने को कहा गया। तो बीजेपी महामंत्री और कार्यालय प्रभारी कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी ने विधायक को नोटिस जारी किया है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, एक नोटिस जारी किया गया है, बीजेपी ने अपने ही विधायक को नोटिस जारी किया, क्यों? दरअसल देखिए, तुषार जो बीजेपी के विधायक हैं पूरन सिंह फर्त्याल, वो इस जोलजीबी टनकपुर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको लेकर के काफी समय से मुखर हैं। उनका कहना है कि जो ये टेंडर जिस कंपनी को दिया गया है वो कंपनी एक बारी डिफॉल्टर साबित हुई थी और मामला ये उठा था उसमें, लेकिन उसको बहाल कर दिया गया बजाय इसके कि इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। और इनका ये और हालांकि इसके कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि विधायक इस मामले को लेकर के काफी और उसमें गड़बड़ी का वो आरोप और निष्पक्ष जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि कई विधायकों का जब आया था अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का, अधिकारियों को ना सुनने को लेकर के सरकार के, तब उसमें विधायक पूरन सिंह फर्त्याल का ये मामला भी था। और अब क्योंकि मानसून सत्र जिस दिन हुआ, उन्होंने नियम 58 के तहत इस मामले को सदन में चर्चा कराने की मांग की और नियम 58 के तहत कार्य स्थगन होता है, यानी एक तरीके से सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव जैसा होता है। राष्ट्रीय तौर पर इसमें विपक्ष के विधायक ही इस नियम के तहत 310 और 58 के तहत मामले लेकर के आते हैं। तो इस मामले को में काफी चर्चा हुई और कांग्रेस को भी मौका मिला खिलाफ मूवमेंट चलाने का और हल्ला बोलने का। तो इसलिए बीजेपी ने इस मामले को अनुशासनहीनता के दायरे में लिया है और विधायक के खिलाफ नोटिस जारी किया है उनको अपनी बात कहने के लिए। और संतोषजनक जवाब ना पाए जाने पर ऐसे मामलों में कार्रवाई होती है। और कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि पार्टी का जो संविधान है ये अनुशासनहीनता है। पार्टी सरकार के खिलाफ इसको मानते हैं और बस पार्टी के जो नियम है, पार्टी फोरम से बात उठाने का जो नियम है उसके खिलाफ इसको मानते हैं। तो लिहाजा काफी इसको लेकर के गंभीरता से लिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून से खबर, देवभूमि में बड़े आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। कल राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस और कांग्रेस में बड़े नेता आंदोलन के लिए मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, कृषि बिल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर रहेगी। कल राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस, बड़ा आंदोलन करने की कोशिश में है। बड़े नेता आंदोलन में मौजूद रहेंगे। कृषि बिल को लेकर सरकार को घेरते नजर आएंगे। राज्य से लेकर केंद्र तक सभी को घेरते नजर आएंगे। देवभूमि में कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। तो कल राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। आपको बता रहे कि राजभवन पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया जाएगा और कल काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखा जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेता खुद मौजूद रहेंगे, तो इस पूरे आंदोलन को एक बड़े आंदोलन की शक्ल में अख्तियार करने की कोशिशें पूरी रहेंगी। तो कल राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के बड़े नेता आंदोलन में मौजूद रहेंगे। तो देवभूमि में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है कांग्रेस और कृषि बिल को लेकर किसानों के हक के लिए ये आवाज बुलंद करने की बात की जा रही है। फिलहाल कल ये राजभवन का घेराव करने की बात की गई है, यानी कि कल राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस निकलेगी। तो कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ये आंदोलन करने जा रही है। एक बड़ा आंदोलन ये होगा। आपको बता दें कि बड़े नेता इस आंदोलन में शामिल रहेंगे।
हमारे साथ नेता कांग्रेस जुड़ गई हैं गरिमा दसौनी जी फोन लाइन पर। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद, नमस्कार। गरिमा जी, कल विरोध किया जाएगा, किस स्ट्रेटजी के साथ विरोध होगा, क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इस कृषि बिल पर? देखिए, जिस तरह से ये बिल सदनों में पारित किया गया, एक तो वो तरीका ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक था, उसके प्रति भी हम मत से पारित कर दिया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरा, जो ये किसानों के तीनों बिल हैं, ये किसानों को कहीं ना कहीं गिरवी रखने का प्रयास किया जा रहा है, पूंजीपतियों का एकाधिकार करने का प्रयास किया जा रहा है और किसान को अपनी ही जमीन पे मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तानाशाही जो रवैया है और ये जो तीनों बिलों के जो प्रावधान हैं, वो कहीं ना कहीं किसानी पर और खेतीहर मजदूर पर चोट करते हैं। इसलिए इसके विरोध में पूरे एआईसीसी का एक चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम सभी प्रदेशों को दिया गया है, जहां हमारी सरकारें हैं वहां भी और जहां सरकारें नहीं हैं वहां भी। और उसी चरणबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम चलना है, उसी कड़ी में कल 28 तारीख को देशव्यापी ये प्रदर्शन है कि राजभवन कूच करेंगे सभी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में और ज्ञापन के माध्यम से राजभवन के मार्फत राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि इस बिल को वापस करिए, इस पर हस्ताक्षर मत करिए और एमएसपी की जब तक गारंटी इसमें नहीं दी जाती तब तक ये बिल निरर्थक हैं और किसानों की कमर तोड़ने वाले हैं। ठीक है, आपके इन तमाम सवालों का जवाब सुभाष भरतवाल देंगे, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत। गरिमा जी के 3 आरोप सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कि अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में इस बिल को पास कराया गया। दूसरा ये कि ये जो किसान है, जो गरीब है, उसे मजदूर बनाएगा अपने ही खेत के अंदर और किसानों के हक की लड़ाई नहीं बल्कि हक के विरोध में चला जाएगा ये पूरा कानून। और तीसरा ये कि इसको वापस ले लिया जाए, इसके लिए आंदोलन करेंगे। जरा जवाब दीजिए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार से जो है वो कृषि बिलों को पारित किया गया, वो लोकतांत्रिक पद्धति के तहत, रूल के तहत, जो व्यवस्था जो है सदन की है उसके तहत वो किया गया। लेकिन सुभाष जी, गरिमा जी को संतुष्टि नहीं है ना, कांग्रेस को बल्कि संतुष्टि नहीं है कि ध्वनि मत से क्यों पास किया गया, उसको वोटिंग कराया जाना चाहिए था। तो वो नियम तय है, ऐसा होता है। ध्वनि मत से कब पारित होता है ये बरसवाल जी को शायद जानकारी नहीं है। ध्वनि मत से तब पारित होता है कोई भी विधेयक जब विरोध ना हो रहा हो संसद के अंदर, जब एक भी व्यक्ति विरोध ना कर रहा हो तो ध्वनि मत से सब पारित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो विरोधी स्वर मुखर होकर जो है ध्वनि मत के सामने देखे जा सकते थे, उसका जो है पारित करवा सकते हैं। ध्वनि मत के आधार पर जो है बिल का अनुमोदन या बिल्कुल स्वीकार किया जा सकता है। प्रावधान शायद पता नहीं है सदन के, भरतवाल जी। और इसलिए जो है ये कह देना कि केवल हमारी ही चले और अगर विपक्ष ने जो है मत विभाजन किया है तो मत विभाजन के द्वारा ही करे, यह व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ध्वनिमत के का भी अधिकार जो है वो सदन के सभापति को, उप सभापति को है। उन्होंने उसकी प्रक्रिया के तहत समुचित जानकारी नहीं है बरसवाल जी, मैं माफी के साथ कहना चाहती हूँ। आप गलत बोल रहे हैं, चैनल के ऊपर बोल रहे हैं। संदर्भ में ये कह रहे हैं संसद विरोध करता है तो मत विभाजन होता है। आप बताइए, 70 साल तो देश के अंदर जो है कांग्रेस का शासन रहा, हमने तो एक विकल्प किया है। हमने न तो मंडियां खत्म की हैं, ना हमने यही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। गरिमा जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि किसान को उसके ही खेत में मजदूर बना दिया जाएगा, एमएसपी मंडियों पर आश्रित नहीं होगा किसान, तो इसको नुकसान होगा। लेकिन सुभाष जी तो ये कह रहे हैं ये एडिशनल बेनिफिट है, किसान चाहे तो मंडियों में जाए, ना चाहे तो ना जाए, चाहे तो ये इन्वेस्टर प्राइवेट इन्वेस्टर को दे, चाहे तो ना दे, ये किसान के ऊपर होगा। मैं आपकी बातों को समझा सकती हूँ ना, किसानों को विकल्प आप मुझे मौका तो दीजिए। और जब किसी व्यक्ति के पास बाजार में आप मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी बात समझा। सुभाष जी, मैं गरिमा जी को सुन लेता हूँ, यही बात है ना, जरा गरिमा जी से समझते हैं उनका पॉइंट क्या है। गरिमा, देखिए, एक तो ध्वनि मत से तब कोई बिल पारित होता है सदन में जब कोई भी विरोधी स्वर ना हो, और ये प्रावधान है हमारे संविधान में कि अगर एक भी सांसद, एक भी एमपी किसी बिल का विरोध करता है तो मत विभाजन किया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। लेकिन यहाँ ना चर्चा हुई, ना मत विभाजन हुआ और यहाँ म्यूट कर दिया गया चैनल्स को और विरोधी स्वरों को कुचल दिया गया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मजदूर कैसे बनेंगे किसान अपने ही खेत में, मैं आपको बताना चाहती हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूंजीपति के साथ अनुबंध हो जाएगा फसल का। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई विवाद की स्थिति उस पूंजीपति और किसान के बीच में होगी तो क्या किसान की इतनी हैसियत है
कि वो उस पूंजीपति के साथ कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ सके। विवाद की स्थिति में कल को क्या होगा, वो गिरवी रख दिया आपने किसान उस पूंजीपति के ऊपर। और दूसरा जो ये एसेंशियल कमोडिटी वाला है, आज तक भंडारण जो है वो दंडनीय अपराध था। अब भंडारण कोई भी कितनी भी मात्रा में कर पाएगा, तो उससे आपका और मेरा नुकसान भी है एंकर महोदय। आज तक आलू, प्याज, दलहन वगैरह हमें सस्ते रेट पे मिल जाया करते थे क्योंकि उसका भंडारण नहीं हो सकता था। लेकिन अब जब कोल्ड स्टोरेज में पूंजीपति भाई हमारे उसको रख देंगे और 6 महीने बाद जब मार्केट में मांग बढ़ेगी तो 100 रुपया किलो आलू और 100 रुपया किलो प्याज जब ठीक है, मैं आपके दोनों पॉइंट को समझ गया। सुभाष जी जरा दोनों पॉइंट पर जवाब दीजिए। पहला ये कि क्या किसान जो एक इतने पन्नों का और इतनी क्लिष्ट भाषा में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक आम आदमी मैं और आप पढ़ने में शायद गच्चा खा जाएं, वो एक किसान पढ़ेगा तो गच्चा खाएगा ही, और उसमें अगर ऐसे नॉर्म्स पर साइन करा लिए गए जिसमें किसान का ही नुकसान हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसके लिए कोई व्यवस्था है? दूसरा ये कि भंडारण को लेकर जो गर्मा जी ने सवाल उठाया कि कोई भी कितनी भी मात्रा में भंडारण करेगा, इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी। दोनों पॉइंट पर जवाब दीजिए। नहीं, देखिए बात यह है कि आज भारत का किसान वो 2 दशक पुराना या 2 दशक पहले वाला किसान नहीं है। आज किसान भी पढ़ा लिखा है, आज वो समझदार सर है। पढ़ा लिखा इंसान भी कॉन्ट्रैक्ट की भाषा को समझने में बहुत मुश्किलात में आ जाता है जी। ये तो आप भी जब मानते हैं सर। किसान पढ़ा लिखा मैं है, ये उसको कह रहा हूँ फुर्सत लेकिन कब पढ़ने की है ना, वो पढ़ा लिखा है, और कहाँ वो खरीदार अपने लिए ढूंढने जाएगा एक किसान से? आप मुझे बताइए, किसान अपनी खेती करे कि एक किसान अपनी जमीन में खेती करे कि वो खरीदार ढूंढने के लिए निकले? स्वाभाविक रूप से जो है 7,000 मंडियां है ना भाई साहब, उसकी जमीन पर आपकी नजर है। जो है उनको अपनी फसल को विक्रय करने का पूरा अधिकार है। इसके साथ जब आप बताइए कि बड़े उद्योगपति या कॉर्पोरेट जो है कृषि के क्षेत्र में आएंगे, तो आप देखिए आज बिना भंडारण के कारण किसानों के आलू सड़ जाते हैं, बिना भंडारण के कारण लाखों मीट्रिक टन जो है। सुभाष जी भंडारण तो एक कानूनन अपराध है ना दूध उनका जो है। सुभाष जी एसेंशियल कमोडिटीज का भंडारण तो एक अपराध है, अगर वो कैप वहां से हट जाएगी तो फिर तो महंगाई बन जाएगी। पैमाने पर जो है उनको मौका मिलेगा अपने जिन्सों को, अपने उत्पाद को, अपने जो है फसलों को जो है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पर बहुत जरा संतोषजनक जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आपका भी, गर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कुछ ग्लिचेस जरूर हैं जिनको लेकर कल कांग्रेस आवाज बुलंद करेगी और सरकार को स्ट्रांगली यहां पर घेरने की कोशिश करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल नए पद पर मनोनीत हुए हैं। राष्ट्रमंडल सदस्य संघ इंडिया रीजन के कार्यकारी समिति के सदस्य बने। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया मनोनीत। इंडिया रीजन की कार्यकारी समिति के लिए अध्यक्ष भी है ओम बिरला। ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की सक्रियता देखने के बाद समिति में पुनः किया मनोनीत। 3 साल के लिए बढ़ाया गया स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकाल। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए सीपीए का आभार जताया। तो 3 साल के लिए स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया सीपीए का, हालांकि उन्होंने आभार व्यक्त किया है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त किया है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल नए पद पर मनोनीत किए गए हैं। तो राष्ट्रमंडल सदस्य संघ इंडिया रीजन के कार्यकारी समिति के सदस्य बने। तो देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दिखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।